राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 46 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 3 years अगो वॉज 5:7। तो सपोज करो ये प्रेजेंट की सिचुएशन हो गई और वो हमसे कह रहा है 3 साल पहले की, यानी कि -3 years। वो क्या थी? 5:7। ये ए हो गया, ये बी हो गया। आगे क्या कह रहा है? द रेशो ऑफ देयर एज इज 13 years फ्रॉम नाउ। आज से 13 year के बाद वो क्या हो जाएगी? 9:11। ठीक है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 11 years लेस देन दैट ऑफ बी, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी इन ईयर्स इज। तो देखो, पहले तो हमें इनकी एक्चुअल एज निकालनी पड़ेगी, बाद में हम सी पे मूव करेंगे। अब देखो, रेशो के अंदर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट हम चेंज देख लेंगे। कितने का है? 4 यूनिट्स का। ठीक है। और देखो, 3 ईयर यहाँ पे, 13 ईयर यहाँ पे, तो चेंज कितने का आ रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक 16 ईयर्स का। ठीक है। तो 4 यूनिट जो चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू 16 ईयर, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4 ईयर्स। ठीक है। अब देखो, हमें को बी की यूज़ करनी, तो हम बी की निकाल लेंगे। अब 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। ठीक है। अब देखो, हमें जाना है प्रेजेंट एज पे। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 3 साल बाद, 28 के 3 साल बाद प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या हो जाएगी? यानी कि 28 + 3 यानी कि 31 ईयर्स। ठीक है। अब क्या कह रहा है? इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज़ 11 years लेस देन दैट ऑफ बी। 11 years इससे कम है, तो यानी कि 20, मतलब सी की एज क्या रही होगी? 20 years प्रेजेंट में। ये हमने प्रेजेंट में ही निकाल लिया है, तो उससे फिर प्रेजेंट से प्रेजेंट की कंपेयर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर प्लस 1.55 इंटू 0.55। ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? अब देखो, इसको देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, ये वाली टर्म हम इससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब ये ध्यान करो, ये हमारे किसके फॉर्मूले में आती है? तो आपको अगर ध्यान हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, उसका ही फॉर्मूला है। ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इसके स्क्वायर में से ये स्क्वायर माइनस, तो हम कभी भी इस टर्म पे नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो होगा नहीं। और ये दोनों देखो, प्लस में इधर भी है, लेकिन यहाँ पे ये वाला नहीं, ये भी नहीं होगा। और अगर ये वाला होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी होता। ठीक है, वैसी भी कुछ सिचुएशन नहीं है, तो आंसर तो हमारा यही होगा। तो हम अब इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। 1.55 माइनस में 0.55, और प्लस में तो जो हमारा क्वेश्चन में एक्सप्रेशन है सारा वही आ जाएगा, यानी कि 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर और इनटू में इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अब देखो, ये इसमें से जब डिफरेंस लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यही बच जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कह रहा है अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62 एंड द रेस्ट ऑफ दैट ऑफ रेस्ट इज 72। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम किससे करेंगे? एलिगेशन से। मान लो ये ग्रुप हो गया एक्स, ये ग्रुप हो गया वाई। एक्स ग्रुप का एवरेज स्कोर है 62 और वाई ग्रुप का एवरेज स्कोर है 72। हमें पूरी क्लास का एवरेज निकालना है। और देखो, 62 एवरेज कितने बंदों का है? 12 का। टोटल बंदे हैं 30, तो वाई ग्रुप, ये हमने एज्यूम करा है, ऐसे ग्रुप दिया नहीं हुआ है, दो सिचुएशन है बस। तो दूसरे ग्रुप में कितने रहे होंगे? 18। इनकी रेशो ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2:3। अब देखो, इनका डिफरेंस लेंगे हम। डिफरेंस क्या है? 10। अब उस 10 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 में, इनका लेंगे सम। ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ गई? 2, और 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4।
तो यानी कि 72 माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारा 68, और वही हमारा एवरेज हो जाएगा क्लास का। ठीक है भाई। कह रहा है अ बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स वाइल इट टेक 11 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। तो देखो, हमें कॉन्सेप्ट पता है, डाउन स्ट्रीम जब स्पीड होती है तो हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं प्लस कर देते हैं। जब अप स्ट्रीम होगी उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई, वेयर x इज द स्पीड ऑफ बोट एंड y इज द स्पीड ऑफ करंट, मतलब जो ना नदी बह रही है उसकी स्पीड। ठीक है। अब देखो 55 किलोमीटर वो लोग जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि x प्लस वाई इन 5 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे टाइम आ गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला। दूसरा केस क्या है, वो लोग जब वापस आ रहे हैं तो वापस स्ट्रीम में आ रहे होंगे तो उसको लग रहा है 11 आवर्स का टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 11 टाइम्स, यहाँ से आ गया 5 टाइम्स, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 11, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 5। हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, x की स्पीड निकालनी। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने बता रखा आपको, देखो x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों वैल्यूज़ का सम करके और डिवाइड बाय 2, यानी कि 16/2 क्या आ जाएगा हमारा 8, दैट विल बी द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है। Study the following graph and answer the following question. The graph show the production of refrigerators by 3 companies in 2018. ठीक है, रेफ्रिजरेटर का वो दे रखा हमें नंबर्स, उसकी प्रोडक्शन। द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी फ्रॉम फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कितना हुआ है ये दिखा रहा है ब्लैंक वाला, सी का पूछ रहा है, सी में कितना हुआ है 150 का। अब टोटल प्रोडक्शन कितना था, देखो 150 प्लस 190 प्लस में 140, ये तो प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रही है, यहाँ पे तो प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो ये कितना आ जाएगा 19 और 1 20 और 34, 34 और 14 48, क्या आ गया 480, ये टोटल हो गया इंटू 100। अब 3 से काटेंगे तो 3 से आ गया 16, 3 से आ गया 5, और अब इसको 4 से भी काट देते, 4 से काटो 4, 4 से 25, ऊपर आ गया 125 बटे में 5, यानी कि 3, फिर 5 बच जाएगा तो 1 पे जाएगा, 31 पॉइंट समथिंग वाला आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा हमारा 31.25। ठीक है। कह रहा द कोस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस, कैलकुलेट द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। क्या कह रहा है, जो कोस्ट प्राइस है ना बैट का वो 75% है किसके, मार्क प्राइस के। ठीक है, तो यहाँ से सीपी से एमपी का रेशो ले लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, ये काट लेते इसको 25 से, 3 में 4 बार, 3 और 4। ठीक है, या फिर हम इसको 75 और 100 ही मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे कोस्ट प्राइस, यहाँ पे मार्केट प्राइस। ये आगे 75 का कोई सामान था, उसने उसका मार्कअप कर दिया 100 तक। अब क्या कह रहा है, अब उसने एक डिस्काउंट दे दिया 15%। हमें पता है डिस्काउंट जो है वो मार्केट प्राइस पे, अब 15% का डिस्काउंट दे दे तो वो सेल कितने में करा उसने 85 में, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। हमें निकालना है गेन परसेंटेज। अब देखो गेन कितने का हुआ 10 का, कितने पे 75 पे, इनटू में 100। ठीक है, ये कितना आ गया 3, ये 4, यानी कि 40/3, और 39 इंटू 3 क्या, 13 इंटू 3 39 होता है, तो 13 प्लस में समथिंग, तो इसके ऑप्शन इस वाले में दे रखे, तो ना 18 ना 21 ना 25, आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विद एक्स वाई इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड एक्स जेड इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल ट्रेवल थ्रू पॉइंट एक्स वाई एंड जेड। देखो
एक लाइन मान लेते हैं हम एक्स जेड, और वो है 24 सेंटीमीटर की। अब देखो एक्स वाई और वाई जेड को जो हम सम कर रहे हैं तो वो 24 ही आ रहा है, तो मतलब वाई कहीं ना कहीं इस पे रहा होगा, तो एक्स वाई की वैल्यू होगी 11, वाई जेड की वैल्यू होगी 13। हमसे ये पूछ रहा है कि कितने सर्कल जो हैं इन तीनों पॉइंट से पास हो। अब देखो ये तीनों पॉइंट है ना एक सेम लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। अब कि कैसे भी हम सर्कल बना ले, ऐसे बनाए या इस दो को कंसिडर करें, हम तीनों पॉइंट को कभी भी लाइन पर नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा, नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑल थ्री पॉइंट्स विल बी 0। मतलब ऐसा कोई भी सर्कल पॉसिबल नहीं होगा जो तीनों पॉइंट से पास हो जाए, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया एंड पैरामीटर आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 209 एंड 63 सेंटीमीटर। अब देखो मतलब पहले मैं एक बार सेक्टर का मतलब बता देता हूँ। ये हो गया अपना सेक्टर, ये सर्टेन एंगल थीटा, ठीक है। तो देखो एरिया क्या होता है, इनटू में पाई आर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू दी हुई है 209। दूसरा दिया हुआ है पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है एंगल का रेशो इनटू में 2 पाई आर प्लस में 2r इक्वल टू 63, ठीक है। हमें ये दो चीज़ दी हुई है, हमें एंगल निकालना है। तो अब देखो सबसे पहले हम डायरेक्ट एंगल तो निकाल नहीं पाएंगे, पहले हम रेडियस निकालेंगे। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ जाएगी 209/r। मतलब इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं हम इस फॉर्म में, ठीक है। हमने बस रीअरेंज करा है इस फॉर्म में, एक सेकेंड। अब देखो ये वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा अपना, इतनी जगह में पुट करेंगे तो 2 इंटू में 209 डिवाइड बाई आर प्लस 2r इक्वल टू 63। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा 418 प्लस 2r स्क्वायर। अभी उधर जाके 63r, इधर आके माइनस का 63r इक्वल टू 0। कैसे बन जाएगी इक्वेशन, 2r स्क्वायर माइनस 63r प्लस में 418 इक्वल टू 0। अब देखो हमें इस इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, 418 इंटू 2 यानी कि 836 और माइनस का 63 मतलब हम दो ऐसे इसके मल्टीपल सोचे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 836 आ जाए, और जब हम उनको ऐड करें तो हमारा माइनस का 63 आ जाए। तो ऐसे क्या मल्टीपल हो जाएंगे इसके, माइनस का 44 इंटू में माइनस का 19। अब देखो इन दोनों को जब हम ऐड भी करेंगे प्लस में माइनस का 19, तो हमारा अगेन वापस क्या आ जाएगा माइनस का 63। तो इसके क्या दो फैक्टर हो गए, 2r स्क्वायर माइनस में 44r माइनस में 19r प्लस 418। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r की क्या वैल्यू आ जाएगी 44,19, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जो r स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई हमारी, एक 22 एक 19/2। अब देखो क्वेश्चन में हमें पहले ही बोला कि जो रेडियस है ना वो नॉन इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो देखो ये तो इंटीजर की फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हट जाएगा, हमारा रेडियस क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस आ गया हमारा, अब हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन, ये जो हमारी 1 थी ना उसके अंदर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 22 इंटू 22, और इक्वल टू क्या है 209, ठीक है। अब देखो ये 11 से कट रहा है, 2 और 9 11, हाँ 2 11 से 1 और फिर आ जाएगा 99 का 9, 2 से कट के ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 180, 2 से कट के 90, 2 से कट के 45। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 इंटू 7 इंटू 45 और डिवाइड बाय 11 आएगा, 2 से काटा था ना, डिवाइड बाय 121।
ठीक है। अब देखो 19 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 9 6 63 6 7 13 इंटू में 45 डिवाइड बाई 121। अब देखो हमारे डेस पॉइंट जो है ना वो थोड़े थोड़ी दूरी पे हैं, तो ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे हम। अब देखो 11 की टेबल में 11 बार, और 11 की टेबल में ये आता तो नहीं है वैसे, लेकिन 132 अगर हम देखें इसको, तो अगर राउंड ऑफ करके थोड़ा बहुत, तो ये आ जाएगा 12 के समथिंग। और 11/12 को जब डिवाइड करेंगे तो वो लगभग 1.1 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन माननी पड़ेंगी भाई। ठीक है, अब देखो 45 प्लस में 4.5, तो ये राउंड ऑफ क्या आ जाएगा 49.5। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है भाई, एक बार इसको आराम से अच्छे से समझ के फिर से एक बार देख लेना भले इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो concentrate in the ratio 9:7. If x liter of water and 3x liter of mango concentrate is mixed in 160 liter of mango juice, then the new ratio becomes 13:14. What is the quantity of new mango juice? तो देखो क्या कह रहा है, जो मैंगो कंसनट्रेट है उसमें मैंगो और वाटर की रेशो दे रखी है हमें, तो वो दे रखी है हमें 9:7। अब इसमें क्या करा, इसमें x लीटर ऑफ वाटर ऐड करा और 3x लीटर ऑफ मैंगो कॉन्सेंट्रेट, 3x लीटर ऑफ मैंगो कॉन्सेंट्रेट और x लीटर ऑफ वाटर। तो जो इनकी रेशो बन गई वो क्या बन गई 13:14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का। तो पहले तो डिफरेंस को हम इक्वल बनाएंगे, इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा 26, ये 28। अब देखो यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, 9 से 26 यानी कि -9 करा 15 का। ठीक है, और यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है 21 का। तो देखा जाए तो ये रेशो के हिसाब से चेंज बन नहीं रहा है। फिर भी हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते, कैसे करेंगे। और हमें देखो इनिशियली जो है 160 लीटर्स ऑफ मैंगो जूस दिया हुआ है, तो रेशो के हिसाब से 16 है और 160 ये हो गया एक्चुअल में, तो 10 टाइम्स हो गया, यानी कि 90:70 है। इसमें 3x, इसमें x, और ये आ गया 26:28, या फिर रेशो में ही ले लेते हैं 14। तो 90 प्लस 3x डिवाइड बाई 70 प्लस x इक्वल टू 13/14। अब 49 से 1260 प्लस 42x, 13×7=91 प्लस में 13x, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये इधर जाके माइनस का आ जाएगा। तो ना भाई मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। इसमें गड़बड़ एक्चुअली यहाँ पे दी हुई है इस क्वेश्चन में। तो अब हम एक बार इसका सही वाला सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सही वाला सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग देखो ऐसे होना चाहिए, अगर हम x लीटर ऑफ मैंगो कंसनट्रेट और 3x लीटर ऑफ वाटर अगर इसमें ऐड करें तो उनका रेशो जो है 13:14 हो जाए। अब डिफरेंस अगेन 2 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 26:28। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो वही हमारा ये 160 के इक्वल है, तो ये 90 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, 90 और प्लस में कितना ऐड करा हमने मैंगो x, और डिवाइड बाय 70 वाटर था, उसमें कितना वाटर ऐड करा 3x, और रेशो क्या बन गया 13:14। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही 1260 प्लस 14x और 13×7=91 प्लस में 39x। अब ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस करेंगे 25x, और इसमें से 910 माइनस करेंगे 0, 5 3 350।
अब 25 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 114, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 14। ठीक है, हमें क्या बताना, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ न्यू मैंगो जूस। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आ गई 14, तो यहाँ पे हमने पुट करा 14, 14 इंटू 3 ये आ गया 42, यहाँ पे पुट करा ये आ गया 14। ठीक है, अब 9 में 14 ऐड करा 104, और ये क्या था 70 में 42 ऐड करा तो 2, 7 और 4 11, ये हमारा टोटल बन गया मिक्सचर, और ऐड करेंगे तो 6 1 2, यानी कि 216 लीटर उसमें टोटल, उसमें मैंगो जूस नया फॉर्म हुआ होगा। तो यहाँ पे ना इसकी यहाँ पे 3x कर लेना और यहाँ पे केवल x, तब ये क्वेश्चन सही से सॉल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। अब देखो 2 से डिवाइड होने के लिए हमें लास्ट में कोई भी 2 4 6 8 मतलब 2 का मल्टीपल चाहिए, लेकिन 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए हमें, लास्ट में या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। अब देखो अगर 5 लास्ट में आ गया तो वो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर इनके अलावा कुछ आ रहा है 2 4 6 तो वो 5 से नहीं कटेगा। तो एक ही कंक्लूजन ड्रॉ होती है, लास्ट में तो हमारा 0 होना चाहिए, ना ये होगा ना ये, ऑप्शन नंबर 0 वाला यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। ठीक है, क्या कह रहा है, एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट, रिजल्टिंग इन ए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 रुपीज़ पर मंथ फॉर राइस एंड व्हीट कंबाइंड। तो देखो क्या कह रहा है, जो प्राइस ऑफ व्हीट है ना वो 20% है व्हीट, व्हीट के, ये राइस हो गया ये व्हीट। तो सपोज 20%, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो हम एक काम करते हैं, वीट को मान लेते हैं हम, यह हमारी अजम्पशन है 5 रुपये पर केजी, और राइस क्या रहा होगा उसका 1/5 1 रुपीज़ पर केजी। अब देखो राइस है कितना 20 किलो, तो 20 इंटू 1, और वीट कितना है 8 किलो, 8 इंटू 5, ये 300 के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो 20 और ये आ गया 8 × 5 = 40, तो आ गए 7 टोटल इक्वल टू 20, मतलब ये एक तरीके से यूनिट ये, क्योंकि हमने अज्यूम करा इसको, तो यहाँ से 60 से 5 टाइम्स आ गया, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5। तो मतलब देखो उनका एक्चुअल प्राइस क्या रहा होगा, वीट का रहा होगा 25 रुपीज़ पर केजी, और राइस का क्या रहा होगा 5 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 20%, what percentage reduction in rice consumption is needed to maintain the same expenditure of 300 रुपीज़। हमें क्या कह रहा, 300 रुपये का ही वही एक्सपेंडिचर रखना है, और इसने क्या करा वीट के प्राइस को बढ़ा दिया, ये एज इट इज़ रखा, तो इसका कंजम्पशन कितना कम करें कि जो एक्सपेंडिचर है वो अभी भी 300 ही रहे। अब देखो 25 रुपये था, इसने 20% इंक्रीज कर दिया, अगेन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो प्लस का निशान। ठीक है, यानी कि 6/5, 25 इंटू 6/5 करा तो 5 से 25 5 टाइम्स, यानी कि अब वेट आ गया, अब उसका रेट आ गया 36 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर केजी। मतलब जो पहले वीट 25 रुपये का था अब वो 30 रुपये का हो गया, और ये एज इट इज़ रहा 5 रुपये का राइस की अमाउंट। अब देखो, अब 30 ये प्राइस हो गया, इनटू में वीट हमारा कितना 8 किलो, प्लस में चावल का प्राइस क्या है 5, और उसका रेट हमें अभी कंजम्पशन उसका निकालना, तो उसको एक्स मान लिया, और टोटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए 300। अब देखो ये कितना आ गया 240, 5x 300, तो 5x की वैल्यू उधर जाके माइनस का 60, तो x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, मतलब अब जो पहले कितना 20 किलो यूज़ कर रहा था चावल, अब वो 12 किलो यूज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको एक्सपेंडिचर सेम रखना है।
तो यानी कि 12 kg से अब आ गया वो 20 से आ गया 12 पे, तो चेंज कितने का, -8 का, कितने पे, टोटल 20 है, इंटू 100, तो ये कितना आ गया 5 टाइम्स, तो 8 5 ज़ा 40, यानी कि 40% जो है उसको रिडक्शन करना पड़ेगा राइस के कंजम्पशन में। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 एंड 20 मिनट रेस्पेक्टिवली। द पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर एट द टाइम इन बिगनिंग। तो देखो ए बी सी 3 पाइप हैं, ये दोनों पाइप भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो इसके ऊपर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ये भर रहा 10 मिनट में, ये 20 मिनट में, और ये पूरे टैंक को खाली कर रहा 30 मिनट में। तो इनका हम एक कंबाइंड एलसीएम मान लेंगे, वो क्या हो जाएगा, उस टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। तो इनका एलसीएम 60 मान लिया, तो ये 6, ये 3, ये 2, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी, ये आ गया इनका टोटल वर्क, मतलब इतना ही उनको काम करना टोटल। ठीक है, ये तो उनका था डेज, मतलब टाइम टाइम। अब देखो सारे पाइप्स को ओपन कर दिया, हाउ एवर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड। मतलब जब जैसे टैंक पूरा भरने वाला था, सारे पाइप चल रहे हैं, टैंक को पूरा भरना, तो उसे 2 मिनट पहले क्या करा, पाइप सी को बंद कर दिया। अब देखो पाइप सी तो क्या है हमारा, ड्रेनेज पाइप है, मतलब वो पानी को निकाल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको 2 मिनट ये पहले बंद करे ना, हम क्या करते हैं उसको 2 मिनट एक्स्ट्रा चला देते हैं। अब वो 1 मिनट में तो 2 यूनिट पानी निकाल रहा है, तो 2 मिनट में कितना पानी और निकाल देगा, यानी कि 4 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, टोटल में से 4 यूनिट को घटा देते, यानी कि 56 यूनिट ही हम एज्यूम करके चलेंगे हमको भरना है। अब देखो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, कंबाइंड एफिशिएंसी, वो 6 + 3 - 2 यानी कि 7। तो अब देखो ये हमें टोटल भरना है, एफिशिएंसी है 7, तो क्या आ जाएगा 8 मिनट। यानी कि जब हम ऐसी सिचुएशन रखेंगे कि सी को 2 मिनट पहले बंद कर देंगे और तीनों पाइप चल रहे, तो 8 मिनट के अंदर पूरा टैंक फिल हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम 100% मानते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑफ 250%, इस पे 250% का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बिका होगा, यानी कि 350% में। हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो निकालना है। ये कट जाएगा कितने बार, 50 से काट देते 2, 50 से काटे इसको 7, तो 2:7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कह रहा है 2 एथलीट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 220 मीटर। रवि runs at 22 मीटर पर सेकेंड, कपिल runs at स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मतलब सर्कुलर ट्रैक है, उसकी लंबाई 220 मीटर दे रखी है, और रवि भी भाग रहा है और कपिल भी अलग अलग स्पीड से। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो इस पॉइंट से इधर ही रवि भाग रहा है, इधर ही कपिल भाग रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कितनी देर में वो उस ट्रैक पे एक दूसरे को वापस मिलेंगे यहाँ से शुरू करने के बाद। तो देखो इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे रिलेटिव स्पीड का। अब देखो दोनों एक ही साइड भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 22 - 11, ये मीटर पर सेकंड में दे रखा, और टोटल ट्रैक की लंबाई कितनी है, 220 मीटर। अब टाइम कितने बाद मिल जाएंगे वो एक दूसरे को, तो ये डिफरेंस आ गया 11 का, 11 से कट गया 20 टाइम्स, यानी कि टी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 सेकेंड, मतलब वो 20 सेकेंड बाद एक दूसरे को फिर मिले। नेक्स्ट वाले में यहाँ ऑप्शन मैंने लिए नहीं, इसका क्या आएगा 20 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा इन ए कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन्स। तो देखो जैसे ही हम मतलब पढ़े ना तो तुरंत एक परसेप्शन सा सेट हो जाए, हाँ गोल्ड है, नॉन गोल्ड कॉइन्स है, ठीक है। और एक गोल्ड है, कितने, 4 नॉन गोल्ड कॉइन पे, मतलब ये एक रहा होगा तो ये 4 रहे होंगे, ठीक है। इफ 20 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन, मतलब 20 और हमने गोल्ड कॉइन ऐड कर लिए तो जो क्या हुआ, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन टू द नंबर ऑफ नॉन गोल्ड विल बिकम 2:3। ये रेशो 2:3 बन गई जैसे ही हमने इसमें कुछ ऐड करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो नॉन गोल्ड कॉइन में तो चेंज ही नहीं हुआ कुछ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको इस इक्वेशन को 3 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो न्यू रेशो बनेगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ साइड में, एक सेकेंड। जो नया रेशो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3:12, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 8 और रेशो 12, ठीक है। अब देखो गोल्ड कॉइन में चेंज हुआ है 20 गोल्ड कॉइन्स का, और एक्चुअल में कितना चेंज हो रहा है, 5 यूनिट्स का, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। और हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन विल नाउ बिकम्स, तो टोटल कलेक्शन में कितना हो रहा है, 8 और 12 20 यूनिट्स, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो इंटू 4, यानी कि 80, मतलब अब हमारा 80 टोटल कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया, क्योंकि ये देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो तो हम इसको इक्वल बनाएंगे, तो हमने इसको इक्वल बनाया और जो गोल्ड कॉइन्स है उनके अंदर चेंज देख लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, सोहन बोरो अ सम ऑफ ₹14145 एट रेट ऑफ 11% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रीपेज ₹25490 टुवार्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। मतलब देखो ये जो बंदा है सोहम, इसने कुछ अमाउंट मतलब लिया और उसको बोला कि मैं तेरे को सिंपल इंटरेस्ट पे 11% पर एनम के हिसाब से लौटा दूंगा। अब उसने क्या करा, जब पहला ईयर ख़त्म हुआ तो उसने इतने रुपए उसको वापस दे दिए, किसके, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने बोरो करी है ये वाली इसके, ठीक है। इफ सोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो देखो स्टार्टिंग में उसने 141,545 यानी कि 1,41,545 ये उसने लिया, इनिशियली बोरो करा किसी बंदे से, ठीक है। अब उस पर रेट कितना है 11, एक साल के लिए इंटू 1, वो तो है ही नहीं, यूजलेस है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, जो ये डिजिट है ना उसको एक इधर शिफ्ट करके ऐसे का ऐसे लिख दो, डायरेक्ट ऐड कर दो, 5 9 9 6 5 5 1, सिंपल। और डिवाइड बाय क्या था 100, तो 2 डेसिमल के बाद पॉइंट, 1556995, मतलब ये वैल्यू क्या आई, वो एक साल बाद कितना इंटरेस्ट देगा, ठीक है, इतना इंटरेस्ट देगा। अब केस तो सिंपल इंटरेस्ट का है, तो अब हम इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट लेंगे नहीं जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते। अब देखो ये अमाउंट इनिशियली थी, उसने क्या करा, इतने अमाउंट उसको रिटर्न कर दी। तो देखो अब जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट बनेगा वो इनके डिफरेंस के कारण बनेगा, तो 14545 माइनस 25490, तो क्या आ जाएगा 5, 14 माइनस 9 5, 4 में से 4 गए 0, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये आ गया। अब ये क्या बन गया हमारा, ये फॉर सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल बन गया। अब देखो दोबारा से वो कितने इंटरेस्ट ले रहा है 11%, अब ये सेकेंड ईयर के लिए भी अगेन 11% लेगा। अब अगेन ऐड करेंगे इसको, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5,116,055, तो 5 और 5 10, 6 6 7, और ये 2 1, और 2 के बाद डेसिमल, ठीक है। तो अब देखो हमारा
ये तो था हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, और ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। तो हमारा जो उस बंदे को देना है वो सारा ड्यू तभी तो क्लियर होगा, जैसे इतनी अमाउंट उसने बोरो करी थी इनिशियली, तो ये तो उसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब इतनी अमाउंट उसकी बची हुई थी, तो सेकंड ईयर पे ये इंटरेस्ट लगा और ये अमाउंट अलग से, तो टोटल अमाउंट जो उसको रीपे करनी है वो इन तीनों का सम हो जाएगा। तो सम करेंगे तो यहाँ देखो 95 है और 05 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5 और 5 10, 0, 9 एक 0, एक यहाँ आ गया एलसीएम कैरी, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, इसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19 9, यानी कि लास्ट में तो यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, यूनिट और टेंस पे 91, तो 91 इसी ऑप्शन में। इसके ऑप्शन आई थिंक अगले में, हाँ ये देखो एक सेकेंड, इसके ये ऑप्शन है, तो हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट टेंस डिजिट पे 91 है, तो यही हमारा आंसर रहा। तो ये आपको समझ आया कैसे पहले ही ईयर का इंटरेस्ट दिया उसने, फिर उसने क्या करा, कुछ अमाउंट उसको रिटर्न कर दी। ठीक है, तो अब इतनी अमाउंट बची जो उसको रीपे करनी है, तो अब सेकंड ईयर पे भी लेकिन इंटरेस्ट लगेगा, तो सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट लगा ये, और ये अमाउंट प्रिंसिपल की, तो टोटल उसको ये प्लस ये अमाउंट उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो 26 और 4 30 हो जाएगा, 30 से कट के आ जाएगा 10, 4 × 10 40। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दिए 33 और 2 35, यानी कि 35/3, माइनस का इधर है 40, तो एलसीएम ले लेंगे, 120 - 35/3 क्या आ जाएगा, 80 और 5 85/3। ठीक है, 1020 डिवाइड बाय 85/3। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए रिवर्स हो जाता है, 1020 × 3/85। ठीक है, अब देखो ये किसकी टेबल में आ रहे हैं दोनों, 5 की टेबल में तो आ ही रहे हैं, 5 से कट गया 17 बार, 5 से कटा 2 0 और 4। अब 17 की टेबल में आ रहे हैं क्या, 17 एकम 17, 4 3 बच्चा 14, हाँ कट रहा है 12 पे, तो 12×3 = 36, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो सिंपलीफिकेशन का था। एक सेकेंड, क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डू द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो अब देखो नो सॉल्यूशन वाला केस है, नो सॉल्यूशन वाला मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब ये क्या है, ये दोनों इक्वेशंस के जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो देखो x का वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 1/1 - a। b का वेरिएबल क्या है, माइनस का a, डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे वेरिएबल 6, और दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 2 - a डिवाइड बाय a + b। ठीक है, अब देखो हम इसको है ना ऑप्शन से करेंगे, एक एक ऑप्शन उठाएंगे। देखो पहले बार क्या कह रहे हैं, ए की वैल्यू 3 रखा, यहाँ पे भी 3 रख देंगे, तो 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ जाएगा -3/6, यानी कि -1/2। तो ये तो इक्वेशन इक्वल हो रही है। अब देखो ए की जगह हमने रख दिया 3, तो 2 - 3 और 3, बी की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं है, तो हम क्या रख सकते हैं उसको, मान लिया सपोज हमने -1 रख दिया। ठीक है, अब इसमें से माइनस करा तो माइनस का 1 और ये डिवाइड बाय 2, तो अब देखो ये तो हमने इक्वल कर दिया इसके, जो उसने इक्वेशन बोली थी कि -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमने तो -1 के इक्वल रखा है बी को।
तो क्या हो रहा है, ये तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बन गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। उसमें अगेन 3 है, तो ये 3 रखेंगे, यहाँ 3 तो यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2। अब देखो यहाँ फिर से हमने 3 रखा, ऊपर -1 बन जाएगा और डिवाइड बाय 3। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट इक्वल टू -1। अब -1 तो रख नहीं सकते, अब -1 के अलावा कुछ भी रख ले वो -1/2 के इक्वल नहीं आने वाला। तो यही हमें चाहिए था, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि जो हमें C1/C2 का रेशो है ना वो इक्वल नहीं चाहिए इसके। ठीक है, क्या कह रहा है, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। If the speed of thief and policeman are 21 and 23 km respectively, then how far will the thief have to run before he is overtaken? तो देखो यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे थीफ है, इसको मतलब यहाँ पे ट्रेस कर लिया, पुलिस ने देख लिया हाँ थीफ यहाँ, और अभी इनिशियल इनके बीच में 100 मीटर दूर था, तो यहाँ से चोर यहाँ भागा, पुलिस भी यहाँ आ गई, यहाँ पे इसको चोर को दबोच लिया। ठीक है, तो अब देखो क्या केस बनेगा, ये डिस्टेंस सपोज हम x मान लेते हैं, तो 100 मीटर ट्रेवल करा प्लस में x मीटर, ये टोटल कितना कौन ट्रेवल करा, पुलिस वाला, उसकी स्पीड क्या है 23, और दैट विल बी इक्वल टू, चोर कितनी दूरी तय कर रहा है x, किस स्पीड से 21। ये हमने इक्वेट कैसे करा, बिकॉज टाइम जो है ना वो इक्वल लग रहा है, यहाँ से यहाँ चोर भाग रहा है, यहाँ से यहाँ पुलिस भाग रही है, एक ही समय पे तो भाग रहे हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2100 प्लस में 21x इक्वल टू 23x, तो ये उधर चला जाएगा 2x, ये 2100, 2 से कट गया, क्या आ गया 1050, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है लेट t बी बिटवीन 0 एंड 90, तो t जो है वो 0 से 90 के बीच में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो जब t को हमने 45 ले लिया और साइन टी और नॉट इक्वल टू कोस टी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमें पता साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, तो ये तो ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। अब देखो टी को लिया 45 से कम, तो टी को हम सपोज 30 डिग्री मान लेते हैं, 45 से कम जिसकी वैल्यू हमें नोन है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 है, यहाँ पे कोस 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू 3/2। तो देखो ये अगर √3 की वैल्यू सॉल्व भी करें 1.7 डिवाइड बाई 2, अब भी ये 0.8 समथिंग आएगी, तो अगेन ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये तो उल्टा ऑप्शन हो गया, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाए। अब देखो अगेन हमसे t लेस देन 45 बोले, तो हमने 30 रखा, यहाँ पे क्या करा, कोस टी को बड़ा बता, और यही हमारा एक्चुअली में आ रहा था, कोस टी हमारा जो कोस 30 वो बड़ा आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 27% ऑफ अ नंबर एक्सीड 13% ऑफ द सेम नंबर बाय 56, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर। मतलब क्या कह रहा है, 26% है किसी नंबर का, वो एक्सीड कर रहा है 13% ऑफ द सेम नंबर, यानी कि 13% से कितना ज़्यादा है, तो वो वैल्यू आ रही है 56 की, ये इक्वेशन कह रही है। तो इसको डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 14% ऑफ एन, इसकी वैल्यू 56, तो ये 14 से कट गया 4 टाइम्स, यानी कि 1% जो है ना उस नंबर का वो 4 है, तो उस नंबर का जो है 100% क्या रहा होगा, इंटू 100, यानी कि 400, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वो वैल्यू नंबर क्या रहा होगा 400। ठीक है, कह रहा अमन अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days बाय वर्किंग 4 hours अ डे। ठीक है, गीता अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days बाय वर्किंग 7 hours अ डे। तो अब देखो यहाँ पे है ना कॉन्सेप्ट होगा MDH, एफिशिएंसी अपॉन में वर्क, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखो मैन तो है अमन, ठीक है, उसको कितने दिन लग रहे हैं, 7 दिन, कितने घंटे काम कर रहा है, 4, और सपोज वो कोई 1 यूनिट काम कर रहा है,
और वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि सेम काम गीता कर रही है, बस उनकी एफिशिएंसी का डिफरेंस आ जाएगा। तो गीता इनटू में 2 दिन काम करिए और वो 7 घंटे काम करिए, टोटल काम है 1। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, यानी कि अमन से जो गीता का जो एफिशिएंसी का रेशो होगा ना, वो क्या आ जाएगा, 1/2। मतलब अमन की एफिशिएंसी 1 की, गीता की एफिशिएंसी 2 की। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी आवर्स पर डे विल दे टुगेदर हैव टू वर्क टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज। अब देखो हम एक काम करते हैं, अमन की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो उसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 1 × 7 × 4 यानी कि 28, ये 28 उसका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक साथ काम करेंगे तो इनके एफिशिएंसी का सम हो जाएगा। इनटू में कितने दिन काम करे, 7 दिन, और कितने आवर्स पर डे काम करे वो हमें निकालना है। और टोटल कितना दे रखा है काम, 28, तो इससे देखो ये कट गया 4 टाइम्स, और ये क्या आ जाएगा, अमन की एफिशिएंसी 1 की है, गीता की एफिशिएंसी 2 की है, 3 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। मतलब वो 4/3 आवर्स 7 दिन तक काम करेंगे, तो वो दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। क्या कह रहा है, द स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। और मतलब बार ग्राफ शो कर रखा हमें, द स्ट्रेंथ द एम्प्लॉयज इन लैक्स इन एन कंप्लीट ड्यूरिंग द 5 डिफरेंट ईयर्स। द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय दे रखी है हमें, और हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एम्प्लॉय इन 2022 ओवर 2019। तो 2019 में थे हमारे 20, और 2020 में हो गए 35, तो कितने का इंक्रीज आ रहा है, 15 का। कितने पे आ रहा है, 20 पे, इनटू में 100, तो 20 से कट गया कितने बार, 5 बार। ठीक है, 5 बार, और 15 पंजे 75, यानी कि 75% का इंक्रीज हो गया 2019 से 2022 जाने में एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, वैसे तो आपको देखने में लगा कितना सारा इसमें है क्वेश्चन में, लेकिन जो मेन है वो कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल पूछा हुआ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द नंबर्स इज करेक्ट। तो आप देखो जब भी ऐसे मतलब रेंज दी हुई ना, तो हमें सबसे पहले उसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो 5 5 6 6 7 एक बार है, 8 8 8 3 बार, 9 नहीं है 10। फिर इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मोड बता देता हूँ, मोड सबसे सिंपल है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट, ग्रेट रिपीटर, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी संख्या 8, तो मोड तो आ गया हमारा सिंपल 8। ठीक है, उसके बाद मीडियन सिंपल है, वो क्या होता है, अब देखो 1 2 3 4 9 संख्या थी टोटल, तो 9 में से जो मिडल वाली होगी यानी कि फिफ्थ संख्या, ये हमारी फिफ्थ संख्या, तो मीडियन जो होगा हमारा वो हो गया 7। ठीक है, अब बचा हमारा क्या, केवल मीन। तो अगर देखो पहले हम एक बार चेक कर लेते, क्या पता इन्हीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। मीन इक्वल टू मीडियन, मीन इक्वल टू मोड मीन, सब में मीन ही दे रखा, मीन ही निकालना पड़ेगा हमको। तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 16 और 6 22, 22 और 7 29, और 29 और 10 29 और 10 39, 39 और ये क्या आ जाएगा, ये 8 8 8 16 24, तो 9 और 4 13, 1 63/9, यानी कि 7। तो मीन भी हमारा क्या आ गया, 7। तो अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया, मीन इक्वल टू मीडियन वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और क्या हो सकता है ऑप्शन करेक्ट, अगर ये होता मोड इज़ ग्रेटर देन मीन, ये भी हमारा करेक्ट हो जाता, और मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो, तो ये हमारा करेक्ट हो। इसमें आपने तीनों कॉन्सेप्ट सीख ले, मीन का भी, मोड का भी, मीडियन का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है,
कह रहा ऑन January 1st 2023 अ पर्सन सेव्ड ₹1। ऑन January 2nd 2023 ही सेव्ड 2 मोर देन दैट ऑन प्रीवियस डे। और 3 जनवरी को 2 और ज़्यादा फिर प्रीवियस डे से। एट द एंड ऑफ विच डेट ही वॉज हीज टोटल सेविंग अ परफेक्ट क्यूब एज वेल एज परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वो जैसे देखो, पहले दिन 1 रुपया सेव करा, अगले दिन 3 रुपये 2 ज़्यादा, उससे अगले दिन 2 और 2 ज़्यादा 5, ऐसे ऐसे करते करते सेव कर रहा है। हमें वो डेट बतानी है जिस पे लास्ट में जो है परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आ जाए। अब देखो, हम चलते हैं, जैसे 4 है, वो 2 का स्क्वायर है लेकिन क्यूब किसी का नहीं है अगर हम इंटीजर फॉर्म में बात करें। उसके बाद हम सोचे भाई 8 हो सकता है, वो 2 की क्यूब तो हो गया, लेकिन वो किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर हम 9 देखेंगे, वो 3 का स्क्वायर हो गया लेकिन फिर क्यूब नहीं है। अब 16 देखते हैं, वो 2 की पावर 4 से तो आ रहा है लेकिन वो क्यूब नहीं हुआ, 4 की पावर 2 से पहुंच रहा है लेकिन क्यूब नहीं हुआ। 25 को देखा, वो नहीं हुआ। 36 को देखें, 6 का स्क्वायर 100 पूछ रहा है लेकिन क्यूब में किसी का नहीं पहुंच रहा। तो हम किस पे पहुंचेंगे, मान लो 64 पे पहुंच गए हम। तो वो किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, लेकिन वो क्यूब किसका होता है, 4 का क्यूब। तो हम किस नंबर पे पहुंच गए, 64 पे। यानी कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है वो क्या है, 64। मतलब टोटल सेविंग उसकी 64 है। एक तरीके से इसका सम क्या आना चाहिए, 64। ठीक है। अब देखो, हमें सम का फॉर्मूला पता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला, इसकी टर्म्स बता देता हूँ। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे 1 3 5 ऐसे कितनी टर्म्स आ रही है वो। a होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। n अगेन टर्म्स, और d होता है डिफरेंस, जो दो अल्टरनेट है ना, जैसे 1 और 3, उनका डिफरेंस। तो देखो, सम तो आ गया हमारा 64, n की जगह n /2, 2 इंटू 1 प्लस में n-1, और डिफरेंस देखो कितना है, 2 का। ये 2 उधर चला जाएगा तो 128, n इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 + 2n-2, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 2n²। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 64। तो n की वैल्यू क्या आ गई, √64, यानी कि 8। मतलब 8 जनवरी के एंड पे जो है, एट द एंड पूछा है ना, 8 जनवरी के एंड पे वो क्या हो जाएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब में पहुंच जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें AP का यूज़ हो रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। धन्यवाद।